हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इकॉनमी एंड सोसाइटी, रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके इसमें मिक्स होंगे। कुछ 15-20 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं और जो पहला प्रश्न है वो है सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उसे कब तक प्राप्त करने का समय निर्धारित किया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 जो है वो गोल रखे गए हैं और जिसको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। और इन सारे गोल्स को भी हम देख लेते हैं क्योंकि इसको सीक्वेंस में भी पूछ देता है और कौन सा गोल किस नंबर पे आता है ये भी पूछ देते हैं। तो ये रहे 17 गोल्स। जो है पहला है नो पॉवर्टी, फिर जो है जीरो हंगर। जब भाई पॉवर्टी ख़त्म होगी तभी तो हम भूख को मिटा पाएंगे। फिर भूख के बाद से हम अपनी स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। देन क्वालिटी एजुकेशन, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम शिक्षा जो है के बारे में सोचेंगे और शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे। फिर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। जेंडर इक्वालिटी मतलब लिंग जो समानता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वुमेंस के और मेंस के। क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, क्लीन वाटर स्वच्छ जल के लिए भी कई सारे मिशन जो हैं वो चलाए गए हैं और बजट में भी इसके बारे में बात हुई है। 2020 और 21 तक इनको प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सैनिटाइजेशन का मतलब होता है स्वच्छता बनाए रखना है। रिन्यूएबल एनर्जी, आपको पता है कि 2022 तक 175 गीगावाट जो है एनर्जी प्राप्त करनी है, जिसमें से 100 है वो है सोलर एनर्जी, 100 सोलर है। फिर 60 जो गीगावाट है उसका विंड से है, 5 हाइड्रो पावर से है, 10 जो है वो बायोमास से है। नेक्स्ट है गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जब व्यक्ति को गुड अच्छे जो उसकी एम्प्लॉयमेंट होगी, फिर से रोजगार में वृद्धि होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन को बढ़ावा देना है। अगर हमें गुड जॉब्स दे रहे हैं लोगों को तो फिर हम उसमें अगर इनोवेशन भी हो, लोग नए नए नवाचार को बढ़ावा दें तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा जॉब का वो भी बहुत सुदृढ़ होगा। इन सब को करना है, ये लक्ष्य हैं। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना है। जैसे कि हमें पता ही है कि हमारे यहाँ 1% जो जनसंख्या है वो पूरा 75% जो है, 1% जनसंख्या मतलब 1% लोग कह सकते हैं, वो 75% जो भी इकॉनमी है मतलब उनके हाथ में ये सब चीज़ें हैं। उन सुख सुविधाएं संसाधन उनके पास ये सब चीज़ें हैं। 75% 1% के पास में है। तो ये इनइक्वालिटी हुई ना कि किसी के पास में वो सोने के बिस्किट खा सके और किसी को रोटी तक ना मिल सके। ऐसी मतलब ये एग्जाम्पल है, किसी के पास सब कुछ है और किसी के पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तो इसी क्रम में बहुत सारे जैसे कि अर्बन्स में स्लम्स एरिया हैं उनके लिए, फिर पीडी जो हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड का, वो सुविधाएं की जा रही हैं कि इस इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जा सके। अभी आप अर्बन को ले लीजिए और रूरल एरिया को ले लीजिए कि अर्बन एरिया में 32% ही रहते हैं जनसंख्या और यहाँ 68% रहती है। यहाँ का हर चीज़ एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ अवेलेबिलिटी, एक्सेस, इंटरनेट से लेके हर चीज़ जो है वो दूसरी तरीके से है। गांव में इन सब चीज़ों का अभाव है, पीने का पानी, रहने का हर चीज़, हर जो है वो तो ये भी तो इक्वल नहीं है। तो इनमें भी तो समावेशन करना है कि हर एक जनसंख्या का हर एक जो नागरिक है वो हर एक लास्ट नागरिक जो है उसके तक हर चीज़ों की पहुंच हो सके और समान मात्रा में हो सके। अगला है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। वही अभी जो मैंने ऊपर बताया, सिटीज़ सस्टेनेबल होने चाहिए। जो भी समुदाय हैं, जो भी मतलब बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, शहर है, गांव है, इन सबको एक सतत इसी के तहत आपका आ जाएगा कि जो मेक इन इंडिया में बताया गया है कि
सिटीज़ का डेवलपमेंट करना है, स्मार्ट सिटीज़ वगैरह बनानी है, तो ये सब चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग करना, तो रिस्पॉन्सिबल उपभोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है ताकि हम सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखें। और अगर हमारे पास पैसे आते हैं तो कुछ ऐसा उपभोग ना करें जैसे कि ड्रग्स ना लेना शुरू कर दे, शराबी बन जाए, और लग्जरी चीज़ों इतना यूज़ करें, एसी लगा लो, कूलर, मतलब हर जगह हर चीज़ें, जिससे इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट होगा और अपने आप को तो इफ़ेक्ट होना ही है। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट के लिए तो अभी तो क्लाइमेट पे कोई एक्शन ना भी लिया जाए तो भी कुछ नहीं है, क्लाइमेट बहुत ही क्लीन हो चुकी है। लाइफ बिलो वाटर, ये लोग जो हैं वाटर के अंदर जो रह रहे हैं, जो भी कोरल रीफ हैं, फिशेज़ हैं, जो भी प्रजातियां हैं, वो इस समय तो सबका बहुत ही मज़े में है। लाइफ ऑन लैंड पे तो इनके लिए भी करना है। पीस एंड जस्टिस बनाए रखना है, पीस होना चाहिए, शांति और न्याय भी सबको मिलनी चाहिए। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, जो भी ये गोल्स बनाए गए हैं तो ये किसी एक जगह की तो प्रॉब्लम है नहीं, तो इसलिए कोई भी गोल प्राप्त करने के लिए हम पार्टनरशिप के साथ हमें चलना है। तो ये जो है वो 17 गोल्स थे, इनको आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6 लाख से अधिक है और यहाँ की 70% जो है जनसंख्या कृषि पर आधारित है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मेलिनांग है जो मेघालय में है। अकोदरा गुजरात का पहला भारत का डिजिटल गांव। ठीक है, तो ये तीनों वाक्य हैं, क्या वो सही हैं बताने हैं। ये एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, ये मेलिनांग है, और ये भारत का जो पहला सबसे गांव जहां डिजिटल वो है, हर चीज़ लेन देन जो है वो ऑनलाइन होती है, डिजिटल होता है, तो वो है। तो सभी कथन सत्य हैं, कथन 1 और 2 सत्य है, कथन 2 और 3 सत्य है, सिर्फ कथन 1 सत्य है। तो इसमें आप बताइए, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कि इसमें जो कथन 1, 2 और 3 ये तीनों सत्य हैं। ये नहीं होगा, सॉरी, कथन सभी कथन जो है वो सत्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था मतलब बंद अर्थव्यवस्था कैसी होती है, क्या होता है उसका विशेषता। मुद्रा पूर्ति पूर्णतया नियंत्रित होता है, ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है, केवल निर्यात होता है या केवल आयात होता है। तो जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसमें ना तो निर्यात ही होगा, ना तो यहाँ से सामान जाएगा ही, और ना ही आयात ही होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण संरचना के विभाजन जी हेरोल्ड महोदय ने किया, उनके द्वारा किए गए विभाजन में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। ये जी हेरोल्ड जो है उन्होंने ग्रामीण संरचना का विभाजन किया था, जैसे कि लोग मिलके गांव बनाते हैं, फिर गांव से कस्बा, जिला, फिर से यहाँ पे मंडल बनता है, फिर राज्य बनता है, फिर देश बनता है, ऐसे। तो यहाँ जो गांव है, जो ये लोगों के बाद से जो गांव बनता है, तो इसके भी कई सारे जो है वे विभाजन हुए थे। तो जी हेरोल्ड ने ग्रामीण संरचना का जो है विभाजन किया था। तो उन्होंने अर्धस्थायी ग्राम बताए थे, संक्रमणशील ग्राम बताए थे और स्थायी ग्राम भी बताए थे। तो इनके जो ये डिवीज़न है, विभाजन है, तो उसमें ये सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, अर्धस्थायी ग्राम जहाँ पे मतलब कृषि कुछ होता है लेकिन कभी कभी लोग बाहर भी जाते हैं। स्थायी ग्राम में जो होते हैं कि बिल्कुल कृषि पे ही वो कहीं नहीं जाते हैं और कृषि पे ही अपना जीवन यापन करते हैं। संक्रमणशील जो होता है मतलब वो अभी परिवर्तित अवस्था में होते हैं। प्रश्न 5 है, पंचायती राज व्यवस्थाओं का वास्तुकार या शिल्पीकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था कितना इम्पोर्टेंट है, हमारा एक सिलेबस में एक सब टॉपिक भी है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो उसका मतलब ही वही है कि समावेशी इंक्लूजन डेवलपमेंट हो, जो भी स्थानीय स्वशासनों तक पहुँच हो, जो स्वशासन है उसका विकेंद्रीकरण किया जाए ताकि देश का हर व्यक्ति जो है जुड़ सके। अगला है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन पूर्णतः अधिकारों के साथ राज्य का विषय बना। ठीक है, 1935 में अब पूर्णतः मतलब अधिकारों के साथ राज्य का विषय बना। तो ये पंचायती राज किसका विषय है, राज्य का विषय है। जैसे कि अनुसूचियां होती हैं, केंद्रीय अनुसूची है, राज्य अनुसूची और समवर्ती सूची होती है, तो इसमें ये राज्य का विषय है पंचायती।
सर्वप्रथम 1958 में आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया था। तो ये 1958 में आंध्र प्रदेश में ट्रायल किया गया था सबसे पहले। उसके बाद से नागौर जिला जो है राजस्थान का, वहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 से इसको वो किया गया था। उसके बाद से क्या हुआ कि जब पंचायती राज व्यवस्था को बिल्कुल संवैधानिक दर्जा मिल गया 1988 में, तो फिर इसको मध्य प्रदेश पहला ऐसा जो राज्य था उसने इस आधार पे जो है पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव करवाया था। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा कि सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इसके डिटेल्स भी लिख दिए हैं कि 24 अप्रैल 1993 में जो है संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन तो 92 में हुआ था और 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गया था। अगला है भाग 9 में जोड़ा गया है क्या पंचायती राज के बारे में, और 11वीं अनुसूची है जिसमें 29 विषय दिए गए हैं। विषय का मतलब होता है सड़कें बनवाना, पुल वगैरह का, वहाँ के शिक्षा व्यवस्था, मतलब बहुत सारे आपके काम हैं, कृषि को करना, पशुपालन पे ध्यान देना, तो ये सब चीज़ें हैं वो करने हैं। अशोक मेहता समिति हो गई, PV के राव समिति, LM सिंघवी समिति, थुंगन समिति, ये सब जो है वो इसी से संबंधित हैं। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। और बलवंत राय मेहता समिति जो है वो तो संबंधित है ही। और थुंगन समिति ने संविधान का दर्जा जो है, संवैधानिक दर्जा, इन्हीं की समिति के द्वारा 1988 में प्राप्त हुआ। और वही 1958 में आंध्र प्रदेश में और नागौर में, फिर मध्य प्रदेश में जो है जब 88 में इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया तो पहला जो है MP बना। तो ये कुछ जो है एडिशनल जानकारी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मिला? 33% वाला आरक्षण किस संशोधन द्वारा मिला? 73वां संशोधन सबको पता है, लेकिन 73वां संशोधन और 1992 में ही इसको संवैधानिक आरक्षण जो है वो संविधान में इसी संशोधन के द्वारा मिल गया था। ओके, अगला प्रश्न है नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक है, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ग्रामीण कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक नाबार्ड बैंक है। इसी तरह स्थानीय आधार पे भी स्तरीय बैंक, क्षेत्रीय बैंकों का भी किया जाता है। सॉरी। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना जो है वो 1982 में की गई थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना तब लागू थी? अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो हुई 1966 में। 1966 में हरित क्रांति, और हरित क्रांति के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। अगला प्रश्न है उसी हरित क्रांति से ही ऑपरेशन फ्लड जो है के सूत्रधार थे, मतलब कि ये दुग्ध उत्पादन के लिए था। तो ये फ्लड जो है वो उसके सूत्रधार कौन थे? क्या थे? मंगला राय थे, या पंजाब सिंह थे, या MN स्वामीनाथन थे, या वर्गीस कुरियन थे? तो जो ऑपरेशन फ्लड था उसके लिए जो है वो वर्गीस कुरियन जो हैं इसके सूत्रधार थे। MN स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इन्हीं की अनुशंसा पे ही MSP भी लागू किया जाता है। तो मिनिमम जो है मतलब मूल्य समर्थन जो है इन्हीं की अनुशंसा पे लागू किया गया। और जो हमारे नॉर्मन बोरलॉग थे वो वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति के जनक थे, लेकिन हरित क्रांति जो शब्द था वो विलियम गॉट्स ने दिया था। तो ये कुछ जो है इसके बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, कुछ बैंक्स होते हैं बनाए जाते हैं जिसमें नाबार्ड तो है ही। सो वही है नाबार्ड, उसको 12 जुलाई 1982 को बनाया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक वो शिवरामन समिति की अनुशंसा पे बनाया गया था। और 1982 तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना थी। और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न है ट्राइसेम
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, क्या मुख्य उद्देश्य था ट्राइसेम कार्यक्रम का? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, या शहरी युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, या युवकों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण देना, या शहरी और ग्रामीण दोनों ही युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। तो इसका सही जवाब जो होगा ये बना था सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है ये बना था। इसके बारे में कुछ और हम जानकारी ले लेते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कि ज़रूरी नहीं है कि हम बेरोज़गार हैं तो हमें अपने भी हमारी भी स्किल डेवलप करके, हमारी भी बहुत सारे स्किल होते हैं हमारे अंदर, तो उनको डेवलप किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। रूरल जो यूथ हैं, जो गांव के ग्रामीण जो भी युवा हैं उनके लिए ये था। और इसका जो रखा गया था नींव जो है, मतलब ये बना था कब? तो ये 15 अगस्त 1979 को ये बना था, ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और इसमें जो है 18 से 35 वर्ष के जो ग्रामीण युवा थे उनको शामिल किया गया था कि इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरीके के भी प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये सारे जो आयोजन है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए मतलब कुछ स्कीम्स वगैरह हैं तो बनाई जाती हैं, तो जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था किसके लिए बनाई गई है? क्या कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार में बढ़ावा देने के लिए, या लोगों को विकास मूलन प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, और या फिर राजनीति में जागरूकता बढ़ाने के लिए? तो राजनीति में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब जो होगा, लोगों को विकास मूलन प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। और राजनीतिक संस्कृति होती है, राजनीतिक समाजीकरण होता है, ये सब चीज़ें हैं कि लोगों को परिवार, स्कूल, या फिर उसका जो पीयर ग्रुप होता है, टेलीविज़न होता है, न्यूज़पेपर होता है, उससे हम अपने देश के बारे में, विदेशों के बारे में जानते हैं। हमारा समाजीकरण होता है और हमारे अंदर जागरूकता आती है, जिसकी वजह से कि हमें पता होता है कि हमें किस इंसान को वोट करना चाहिए या फिर अपने वोट का सदुपयोग करना चाहिए। इस तरह तमाम चीज़ें जो हैं वो राजनीतिक समाजीकरण में आती हैं। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे राजनीतिक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की ही, जिसको गांधी जी ने पंचायती राज आगे चल के इसको साकार किया। तो उसमें ये था कि प्रशासन में जो भागीदारी है वो लोग, मतलब अंतिम लोग तक पहुँचे, लोग भी उसमें अपना योगदान दे सके, उन्हें भी, वो भी अपने राजनीतिक जो अधिकार हैं उनके प्रति वो जागरूक रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान सुझाव किसने दिया था? तो पिछड़े देशों के लिए जो रोलिंग प्लान सुझाव था उसको दिया था जी मिडल ने, गुरनाल मिडल। और इनको आप जानते हैं कि ये डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके बारे में इनकी अवधारणा रही है, और ये एक उदारवादी टाइप के थे। और इसी क्रम में जो है रोस्टो हैं, समीर अमीन हैं, और कई सारे और अन्य भी हैं। तो रोलिंग प्लान का सुझाव जो है वो गुरनाल मिडल ने दिया। अगला प्रश्न है, तीव्रतर, सतत एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तीव्रतर मतलब फास्टेस्ट हो, और फिर सस्टेनेबल हो, और इंक्लूसिव भी हो, ये सारे मतलब विकास ऐसे होने चाहिए, डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए। वो किस पंचवर्षीय पीवाई जो है 5 ईयर प्लान जो है PYP, उसकी योजना का मुख्य उद्देश्य था। जैसे कि पहली योजना का मुख्य उद्देश्य था पंचवर्षीय, भाई हमारा कृषि जो है उसके अंतर्गत बहुत ध्यान देना था। दूसरे का था कि भारी उद्योग होना चाहिए, और ये जो था ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। तो इस तरह से मॉडल भी याद होने चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस उद्योग पे आधारित था? तो भारी उद्योगों पे आधारित था। किस उद्देश्य से बना था? क्योंकि हर पंचवर्षीय योजना का जो है एक मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इसी तरह से तीव्रतर, सतत और समावेशी विकास जो है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो समावेशी को लिया गया था, तीव्रतर भी था, लेकिन सतत जो है वो सिर्फ नहीं था, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये सारी चीज़ें थीं। अगला प्रश्न है, नियोजित विकास मॉडल भारत में कब लागू किया गया था?
मतलब नियोजित विकास मॉडल। इसको जो है वो भारत में लागू किया गया था 1 अप्रैल 1951 में। नियोजित विकास मॉडल, यही जो है हमारे वहाँ विकास का मॉडल क्या अपनाया गया था, पंचवर्षीय योजना, जिसको बताया जाता है कि ऐसे हम प्लान बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं कि हमें अगले 5 वर्षों में अपने देश की जीडीपी या फिर जो भी चीज़ें हैं इतनी होनी चाहिए। फिर उसी आधार पे बजट आता है, बजट में निर्धारित किया जाता है कि हमें किस सेक्टर पे कितना जो है वो पैसे लगाने हैं जिससे उसको सुदृढ़ बनाया जा सके। इसी क्षेत्र में हमारे शिक्षा में तो हम तीसरे स्थान पे हैं, और रक्षा के इन्वेस्टमेंट में भी भारत जो है वो तीसरे स्थान पे है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत जोड़े की पहचान करनी है। तो सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? तो 2001 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। साक्षर भारत मिशन 2009 में। ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये 1985 में था। तो गलत हमें पहचान करनी है, तो कौन सा गलत है इसमें? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो 1985 में नहीं था, ये 1987 में आया था। तो इस तरीके से हमें योजना जो अभियान चले हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो नरेगा जो है वो 2005 में एक था स्कीम, फिर इसको 2006 से लागू कर दिया गया, और इसको फिर 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। नरेगा फिर मनरेगा, और 2005 में ये बना था, 2006 से जो है ये लागू हो गया था, और 2 अक्टूबर 2009 में इसका जो नाम नरेगा था उसको बदल के मनरेगा कर दिया। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में गठित हुआ। ठीक है। जिसने किसके लिए रास्ता साफ किया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1952 में। तो इसने आर्थिक विकास के लिए रास्ता साफ किया, या अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन के लिए, या पंचायती राज के संगठन के लिए? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था इसने पंचायती राज के संगठन के लिए रास्ता साफ किया था। अगली एक योजना है कि भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन किससे संबंधित है? ओके, ये एक एनजीओ टाइप का है। अक्षय पात्र फाउंडेशन वो किससे संबंधित है? ग्रामीण बच्चों के पोषण से, या प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के मध्याह्न भोजन से, या वृद्धजनों के भोजन कराने से, या गर्भवती महिलाओं के पोषण को ध्यान में रखकर इसका फाउंडेशन का निर्माण किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो भारत में जो अक्षय फाउंडेशन है वो प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के मध्याह्न भोजन, जैसे कि मिड डे मील है, उसी तरीके का इनका फाउंडेशन है। तो इन ऐसे ही बच्चों के मध्याह्न भोजन से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, इसका मतलब फुल फॉर्म है पीएम का प्रधानमंत्री। ठीक है। ये कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ये पीएम कुसुम योजना है। वो किसानों के सोलर पंप लगाने की में मदद करेगा, या किसानों के लिए उच्चतम बीज के लिए सुविधाएं देगा, या किसानों को आर्थिक मदद के लिए, या किसानों को अच्छी उर्वरक देने के लिए। तो जो पीएम कुसुम योजना है वो किसानों को किसके लिए? किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद करेगा। मतलब सोलर पंप जो है इनके उपलब्ध कराया जाए, इस तरीके का कुछ ऐसी योजना है, उसमें पीएम कुसुम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और इसके बारे में 2011 के बजट में भी बात हुई है। आज का जो है वो आखिरी प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के चलते देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का सकल नामांकन जो है अनुपात लड़कों से अधिक हो गया है। ठीक है। प्रारंभिक स्तर पर यह 94.32% है, और लड़कों में ये जो प्रतिशतता है वो 89.28% है। तो आपको बताना है कि क्या ये दोनों वाक्य जो हैं वो सही है या गलत है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ये सही है। देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का सकल नामांकन, चाहे वो प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक हो, इसमें ये बढ़ा है, और ये भी वाक्य सही है। तो दोनों जो वाक्य हैं वो सत्य हैं। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन किए। आपको प्रश्न कैसे लगे? तो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।